अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, मुल्क में जेका पाणीअ जी खोट आहे उहा इंतिहाई शदीद तरीन थी वई आहे। ख़ासि तौर ते सिंध में पाणीअ जी खोट सबबि जेके हिन वक़्तु फसल पोखणा आहिनि उन्हनि में फसल जी पोखाई में मुश्किलात थी रही आहे। जॾहिं त कोटड़ी बैराज खां हेठि 50% खां वधीक खोट आहे, जॾहिं त सखर ऐं गुडू वटि 40% खोट आहे, जॾहिं त इरसा इहो जारी कयो आहे त हिन वक़्तु जेका ओवरऑल मुल्क में आहे पाणी जी खोट आहे उहा 35% ताईं पहुची वई आहे। जेतोणीकि इहा कुझु अरसो अॻु खोट जेका हुई उहा 10% हुई, पर 2 महीननि अंदरि उहा 10% वारी खोट 35% ताईं पहुची वई आहे। इंतिहाई अलार्मिंग सूरत हाल आहे, छो त जेको तमामु वॾो पाणीअ जो ज़ख़ीरो आहे तरबेला डैम, उनजी बि लेवल 2 ॾींहंनि अंदरि डेड लेवल ते उहो अची वेंदो। मंगला में बि जेका पाणीअ जेको रिज़र्व कयो वियो आहे उन्हनि में बि कमी अची वई आहे, जंहिं सबबि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पाणीअ जी खोट खे पेश नज़र इजलास सॾाए वरितो आहे, जंहिंमें सिंध जो आपाशी जो वज़ीर ऐं इरसा जो सिंध जो मेंबर पिणु शिरकत कई आहे ऐं उते सिंध में पाणी जी खोट जे हवाले सां केस रखियो आहे। जेतोणीकि वज़ीर आज़म साहिबु इहो हिदायत कई आहे त पाणीअ जी खोट जे हवाले सां उपाउ वरिता वञनि। जॾहिं त अॼु इरसा जो बि इजलास थियो, जंहिंमें क़ौमी असम्बली जी स्टैंडिंग कमेटी पाणी बाबति जेका हिदायत कई इरसा खे त सिंध ऐं पंजाब विच में पाणीअ जी विर्छ जे हवाले सां या इतमाद साज़ी जे हवाले सां को मॉनिटरिंग मैकेनिज़म क़ाइमु कयो वञे। पर छो त सिंध आपाशी खातो ऐं जेको पंजाब जो आपाशी खातो आहे इजलास में वर्चुअल हुअण सबबि नेट जो इशू हुयो, जंहिं सबबि वीडियो कॉल ते गुफ़्तगू सम्झ में कोन पई आई, जंहिं सबबि उहो इजलास बि बेनतीजा ख़तमु थियो आहे। पाणी जा इहे मामला आहिनि, पाणी जी खोट आहे, मसइला आहिनि, इन्हनि ते अॼु असां डिस्कस कंदासूं। हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे डॉक्टर हसन अब्बास, जेको पाणी जे मामलनि जो माहिर आहे, जॾहिं त असांखे ॿियो मौजूद महिमान असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे मोहम्मद असलम मरी साहब, जेको आबादगार बोर्ड जो सरबराह है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब ये जी बताएं कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत पानी की कमी के हवाले से इजलास हुआ है, तो जब भी इस तरह की सदर ममलकत हो या वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास हो, उस इजलास के बाद अल्टीमेटली ये होता है कि देखें पानी की कमी है, अब बड़े डैमों की जरूरत है, तो फिर कभी कालाबाग डैम की बात सामने आ जाती है, कभी किसी और बड़े डैम की। आप क्या समझते हैं कि जब पानी की कमी हो तो ये बड़े डैम बनाने का खूबसूरत बहाना आ जाता है, ये टेक्निकली किस तरह फिजिबल है? पहली बात तो ये कि ये इजलास अगर पानी की कमी के ऊपर हुआ है तो ये इजलास ही गलत है, क्योंकि पानी की कमी तो इस मुल्क में है ही नहीं। बाबा, पानी की कमी तो नहीं है इस मुल्क में, पानी तो बहुत है। देखिए, आपका जो नहरी निज़ाम है उसमें हर साल 104 से 105 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है नहरों में डाला जाता है, और खेत में तकरीबन 54 मिलियन एकड़ फुट पानी पहुंचता है। यानी आपका जो फरसूदा नहरी निज़ाम है, जिसमें आपकी नहरें और वाटर कोर्स शामिल हैं, वो आधा पानी रास्ते में ज़ाया कर देते हैं और आधा पानी खेत में पहुंचाते हैं। इसका मतलब है कि आपका लगभग 50 मिलियन एकड़ फुट पानी हर साल ज़ाया हो जाता है, जो दरिया से निकल के खेत तक पहुंचता ही नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके पास तो 50 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ाया करने के लिए है, तो आप कहते हैं पानी की कमी है। पानी की तो कमी नहीं है, आपके सिस्टम में खामी है जो उस पानी को एफिशिएंटली खेत तक नहीं पहुंचा सकता। आप मुझे बताएं कि अगर 50 मिलियन एकड़ फुट पानी आपको फालतू मिल जाए दरिया सिंध में, तो किसी किस्म का कोई झगड़ा बाकी रह जाता है? इधर तो झगड़ा हो रहा है 3 MAF के ऊपर, 4 MAF के ऊपर, 2 MAF के ऊपर, और जो डैम बनाने की बात हो रही है, जनाब हम 6 MAF का डैम बनाएंगे, उधर मोहम्मद में हम 1 MAF का डैम बनाएंगे, उधर तरबेला जो है वो 6 MAF पे रुका हुआ है, तो मंगला जो है वो 7 MAF पे रुका हुआ है, सिल्टिंग से ये भरते जा रहे हैं, जबकि आपका 50 MAF सिर्फ आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से जाया हो जाता है। तो जब आप कोई ऐसा इजलास करते हैं जिसका आप उन्वान रखते हैं कि पानी की कमी, तो बाबा पानी की कमी तो है ही नहीं, और जिस चीज की कमी है ही नहीं और जो मसला है ही नहीं, आप जितने मर्जी इजलास उस मसले पे कर लें, वो मसला तो उधर का उधर रहेगा। जी
अच्छा ये बताएं, एक तरफ हम कहते हैं कि मकरूज मुल्क है, और जाहिर है बड़े जो डैम है वो बड़े डैम ऐसे तो नहीं बनते। जाहिर है एक बड़ा डैम बनाने के लिए हमारे पास, रियासत के पास इतना पैसा नहीं है। आपको याद होगा कि साबिक चीफ साहब पूरी दुनिया में निकले थे और उन्होंने चंदा करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं डैम का पहरा दूंगा और मैं इसकी फॉलो अप करूंगा, लेकिन वो ना फॉलो अप हुआ न डैम बना, और अभी ये कहा जा रहा है कि इतने पैसे भी नहीं है। तो फिर ये कर्जा लेंगे, इस तरह की चीजें होंगी। और जाहिर है एक्सपर्ट ओपिनियन ये आ रहा है कि बड़े डैम खतरनाक है, खतरा है, और आप कह रहे हैं कि पानी की इतनी कमी नहीं है लेकिन मिसमैनेजमेंट है। जी, बात बात फिर वहीं पे आ जाती है कि देखिए, डैम बनाना मसले का हल नहीं है। आपका दरिया से निकल के जो खेत तक पानी आता है उसमें आधा जाया हो जाता है। यानी आप दरिया में से 100 निकालते हैं तो खेत में 50 पहुंचता है। आप दरिया के ऊपर 50 डैम और बना लें, जब दरिया से निकलेगा तो खेत में पहुंचता फिर आधा जाया हो जाएगा। आप कहते हैं जी मैं 6 MAF का डैम बना रहा हूं, ठीक है। आप 6 MAF का डैम बना रहे हैं, उसमें से दरिया में से निकल, अब वो दरिया में पानी छोड़ता है ना डैम, उसके बाद में वो जब आपका दरिया से निकल के नहर में और नहर से आके वाटर कोर्स में और खेत में आएगा तो फिर आधा जाया हो जाएगा। इसका मतलब जो आप 6 MAF का डैम बना रहे हैं, इरिगेशन में उसकी कंट्रीब्यूशन 3 MAF से ज्यादा नहीं है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज गलत हैं। आप एडवर्टाइज करते हैं कि जी मैं 6 MAF का डैम बना रहा हूं, लेकिन आपका सिस्टम उसमें से सिर्फ 3 है जो खेत तक पहुंचा सकते हैं। तो बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि जो जहां पे आपका पानी जाया हो रहा है उस चीज को आपकी इन्वेस्टमेंट एड्रेस करे। अब आप देखिए कि ये जो नहरी निजाम है ना, कि दरिया में से नहर बना के पानी निकाले और खेत तक ले आए चलाते हुए ग्रेविटी के ऊपर, ये निजाम आज से तकरीबन 200 साल पहले राइज हुआ था। अंग्रेज के जमाने में 170 साल आप कह लें, ये 170 साल पहले ये राइज किया था अंग्रेज ने, और उसी को अभी तक हम लेके चल रहे हैं। मुझे बताएं कौन सी 200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक्त दुनिया में चल रही है जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही हो, ठीक है। आप उसी के ऊपर दोबारा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। आप उसी 200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी की सपोर्ट में हर काम कर रहे हैं। आप नहरें पक्की कर रहे हैं, खाले पक्के कर रहे हैं। ओ बाबा, नहरों खालों नालों का जमाना गुजर गया, अब तो पाइप्स का जमाना है। दुनिया के जितने मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स हैं वो सोर्स टू फार्म पानी पाइप में प्रोवाइड करते हैं, और फार्म्स के ऊपर फिर आगे एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स होते हैं। अगर आपने अब इन्वेस्टमेंट करनी है तो बजाय कि आप 20-25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, ये कोई छोटी सी रकम नहीं होती 20-25 बिलियन डॉलर, आप ये इन्वेस्टमेंट उधर करने के बजाय जिसने 15 साल के बाद आपको रिजल्ट जीरो देना है। मैं अभी रिपीट कर रहा हूं कि 15 साल के बाद अगर डैम कंप्लीट होता है तो उसने रिजल्ट जीरो देना है, और आपके ऊपर मजीद कोई 30-35 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ चुका होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप अपने नहरी जो कन्वेंस सिस्टम है आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, उसको मॉडर्नाइज करें। ये नहरें वहरें बंद करें, खाले नाले बंद करें, इस जगह पे पाइप्स लेके आए, और पानी को दरिया से ये जो बैराज के जरिए डाइवर्ट करते हैं ना, ये बैराज भी एक बहुत बड़ा जो है वो एनवायरमेंटल हैजर्ड है आपके लिए। आपने अपने दरिया के ऊपर 15-20 बैराज बनाए हुए हैं। हर मतलब है कि 100-150 किलोमीटर के बाद आपके दरिया के ऊपर एक बैराज बना हुआ है। उस बैराज की वजह से आपका एनवायरमेंट का बेड़ा गर्क हुआ है, आपकी सारी चीजें खराब हुई। यहाँ पे नहीं बैराज हसन, की जगह बनता है वेल फील्ड, वेल फील्ड्स, हसन अब्बास, पाइप्स। जी, अगर हम, अगर बैराजेस को हम डिस्करेज करें तो जाहिर है ज़राई ज़मीन कैसे आएगी, और उसके अलावा जो ज़राअत की हमें ज़रूरत है वो कैसे आएगी। अब देखिए बैराज यही अगर तो मैं कह बनता रहा हूँ। है तो क्या नुकसान देखिए होते हैं उस पर हम बात देखिए देखिए जिस तरह से डैम का नुकसान है ना, उसी तरह से बैराज का भी नुकसान है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है ना। देखिए ये आज से 200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब देखिए, जिन मुल्कों ने दुनिया में बैराज बनाए थे ना, मतलब सिर्फ हमने नहीं बनाए थे, 200 साल पहले, 100 साल पहले भी, 50 साल पहले भी बैराज बन रहे थे, अब नहीं बन रहे। अभी यूरोप में वो रीवाइल्डिंग द रिवर्स के नाम से उनका एक वो जो है वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें अभी दरियाई डैन्यूब के ऊपर उन्होंने पिछले साल 10 बैराज रिमूव किए हैं। दुनिया में डैम और बैराज रिमूव किए जा रहे हैं। और जरा जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो थोड़ा सा जाके देखें तो सही कि जो लोग डैम और बैराज को रिमूव कर रहे हैं उसकी जगह पे वो क्या चीज लेके आ रहे हैं। देखिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है 200 साल में।
और अब एनवायरमेंटली सस्टेनेबल और मैनेजेबल सिस्टम्स जो हैं वो दुनिया में आ रहे हैं। आप आज से 200 साल पुराने सिस्टम के ऊपर टेलीमेट्री लगा दें, ठीक है, उधर जिधर आपके लोहे के गेट लगे हैं उधर आप स्टील के गेट लगा दें, बाबा है तो फ्लड इरिगेशन ही ना, आखिर में तो आपके वो कैनाल में भी पानी जाया करना है और फ्लड इरिगेशन से खेत में भी पानी जाया होना है। बात यह है कि अब आपने अपने सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है। आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज, मैं फिर जोर दे के कह रहा हूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ होनी चाहिए। आपके पास तो अभी तक कोई मास्टर प्लान ही नहीं है अपने सिस्टम को अपग्रेड करने का। और बाबा आपने इतनी इतनी पॉलिसियां लिख दी, फेडरल ने अपनी पॉलिसी लिख दी, प्रोविंसेस अपनी पॉलिसियां लिख रहे हैं या लिख दी हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई मास्टर प्लान इन पॉलिसीज में से नहीं निकलता जो सिस्टम को ओवरऑल करे, अपग्रेड करे, मॉडर्नाइज करे। ये पॉलिसियां भी उसी एक गोल चक्कर में घूमती जा रही हैं कि बस जी पानी खत्म हो गया, पानी की कमी हो गई, लिहाजा डैम बना दो। और बाबा पानी की कमी नहीं हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, डैम किसी भी मसले का हल नहीं है, पहले। फिर तीसरी चीज कि ये जो सिस्टम अंग्रेज ने बना के दिया था और उसके बाद में कोल्ड वॉर के जो थे इंटरेस्ट, उनकी बेस पे आपको 1947 से लेके 1960 तक जिसमें सिंतास मुआहदा हुआ, वो कोल्ड वॉर के जो है वो इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हुआ। आपकी तो पानी के प्रॉब्लम्स के लिए मसले हुए ही नहीं थे। और उन मसाइल, उन सिस्टम्स ने और उन इंफ्रास्ट्रक्चर ने तो आपके बीच में लड़ाइयां पैदा की। देखिए, आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट कर दिए इंडस बेसिन के बीच में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में मिला के, लेकिन झगड़ा वहां का वही है। आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, पानी पे भी लड़ रहे हैं और वैसे भी लड़ रहे हैं। किसी किस्म का कोई तराजे का हल नहीं हुआ। सूबे, पाकिस्तान के सूबे भी आपस में लड़ रहे हैं, इंडिया की स्टेट्स भी आपस में लड़ रही हैं, उनके सूबे भी आपस में लड़ रहे हैं, उनके भी पानी के झगड़े खत्म नहीं हो रहे। फिर आप उससे नीचे लेवल पे आ जाएं, हर किसान दूसरे किसान से लड़ रहा है। हर वाटर कोर्स जो है वो पूरा एक इंडस बेसिन सिस्टम का मॉडल जो है वो उसको पेश करता है कि जिधर हेड वाला फार्मर जो है वो ज्यादा पानी निकाल रहे थे, टेल वाले के पास पानी नहीं पहुंचता। नाजरीन, हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदा। नाजरीन, वेलकम बैक। हसन अब्बास साहब, आबादकार बोर्ड के रहनुमा हमारे साथ हैं। हमने दरिया, डैमों और बैराजेस की तो बात की। अभी हम ये जानेंगे, हमारे साथ हैं मोहम्मद असलम मरी साहब जो आबादकार बोर्ड का रहनुमा है। उनसे मालूम करेंगे कि जमीनों पे, ग्राउंड पे क्या पोजीशन है पानी की। अस्सलाम वालेकुम मरी साहब। वालेकुम सलाम। मरी साहब, हसन अब्बास साहब की सहूलत के लिए हम उर्दू में बात कर रहे हैं। ये बताएं कि गो के इरसाल ने जो पानी की कमी की बात की थी तो वो 10% से शुरू हुए, फिर 20%, फिर 30% तक अब आ गए। और कहा यह जा रहा है कि 30 से 35% की कमी है। आप ये बताएं, आप काश्तकार हैं, आबादकार बोर्ड के रहनुमा हैं, राब्ते होते होंगे, आप अपडेट हैं, तो रियल ग्राउंड पे पानी की कितनी कमी है और कहाँ कहाँ क्या सूरत हाल है? देखिए जी, इस वक्त जो है गुड्डू बैराज पे 91 एकड़ के तहत 40% जो है पानी की शार्टेज है वो हेड गेज पे है। और उसके अलावा सखर बैराज की बात की जाए 34% वहां पे शार्टेज है। और कोटड़ी बैराज पे हेड गेज पे 60% जो है वो शार्टेज रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो उसके अलावा जो ग्राउंड लेवल पे 25% आप ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे टेलों पे पानी नहीं पहुंच रहा। हर जगह पे जो है एहतजाजों के सिलसिले जारी हैं। नारा के नाल है सखर के लेफ्ट बैंक पे, और रोड़ी के नाल है, खैरपुर ईस्ट वेस्ट के नाल है, राइट साइड पे दादू के नाल है। वहां के टेलों पे आबादगार जो है काश्तकार वो अभी तक आज भी जो है एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे रोड़ी के नाल पे हम ज्यादा दूर नहीं जाते, नवाब शाह के मकाम पर भी वो भी हेड पे है। समझो पानी की फरामी जो है रोड़ी के नाल पे 10,250 क्यूसेक बताया जा रहा है, जबकि जो है वहां पे शार्टेज के जो है वहां से शिकायतें आ रही हैं। और उसके अलावा कोटड़ी बराज के जो काश्तकार हैं, अभी उनकी चावल की फसल की तैयारी के लिए वो बीज का जो है वो अमल शुरू होता है अक्सर मई के एंड में और जून पे।
अभी तक वो परेशान हाल है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम चावल की फसल के लिए पनीरी कब काश्त करें और उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास। जैसे हसन निसार साहब ने बात की है, जो है टेलीमेट्री सिस्टम पे, हेड गेज पे, हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि हम कैनाल्स पे पुराने तरीके कार चल रहे हैं। 91 में जो है रीडिंग जो बुक है उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, मेजर करते हैं कि भाई हम रोड़ी कैनाल पे इतना क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं, अगर उसमें 2 फुट सिल्ट आ जाता है तो वो पानी की जो डिस्चार्ज है वो कम हो गया, अगर उसको डीसिल्ट करते हैं तो डिस्चार्ज ज्यादा हो गया। हम मेजर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते कि इसमें कितना पानी चल रहा है। हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लाइन लॉसेस को आप जरा अंदाजा कर लें, तौसा से लेकर गुड्डू बैराज तक कितने लाइन लॉसेस हो रहे हैं, और उसके अलावा सखर से कोटड़ी तक 45 से 50% लाइन लॉसेस, जो कि इरसा की रिपोर्ट है, लाइन लॉसेस होते जा रहे हैं और कैनालों तक वो पानी की फराहमी नहीं हो रही। उसमें काश्तकार जो है वो पिस रहा है, अंदाजा नहीं हो रहा। इसमें सूबे जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, भाई सिंध पंजाब के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तौसा से हमें उतना पानी रिलीज नहीं किया जा रहा जितना वहां से दिखाया जा रहा है, और सिंध के कैनाल्स में जितना पानी पहुंच रहा है गुड्डू के मकाम पे, इरसा या पंजाब जो इरिगेशन है वो उस पर एतमाद नहीं कर रहे। हमें एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। जदीद दौर आ गया है, हमें टेलीमेट्री सिस्टम पे दोनों सूबे राजी नहीं है, जबकि वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट आया था उसको भी इन्होंने जानबूझकर फेल करके वो टेलीमेट्रिक सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। हमारे कुछ नहरों में जहां पे सियासी असर रसूख है वहां नहरों में पानी ज्यादा चल रहा है, वहां पे रोटेशन कुछ भी नहीं है, रोटेशन नाम की कोई चीज नहीं है। काफी नहरें हैं, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के टेल पे पानी नहीं पहुंच रहा, वहां पे पीने का पानी नहीं है। काफी जो नहरें हैं वहां पे 21वें दिन भी पानी जो है वो फराहमी नहीं हो सकती। जबकि इरसा की तरफ से ये बताया जा रहा है, जो उन्होंने खरीफ का जो शेर दिया था उसमें जो उन्होंने अंदाजा लगाया था, एंटीसिपेटेड, सारे हमारे अंदाजे जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं। हम जब पानी की विरासत के मामले पर एक कमेटी बैठती है, वो पानी के अंदाजे लगाते हैं, एंटीसिपेट करते हैं कि पानी हमारे पास आया, डैमों में कितना पानी अवेलेबल होगा, दरियाओं में कितना पानी आएगा। उस हिसाब से 1 अप्रैल से लेकर 26 मई यानी कल के रोज उन्होंने रिपोर्ट एक जारी की थी। उन्होंने बताया कि दरियाओं में जो पानी की जी मरी साहब, हसन साहब जाते हैं। हसन साहब ये बताएं कि आज का दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, उसी दौर में भी अगर रियासत के इदारे बनाए हुए, इरसा है, अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री है, उसके अलावा वापडा भी इनपुट देती है पानी के हवाले से, तो इतने इदारे होने के बावजूद भी अभी पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ही मुनासिब हो नहीं पा रही है, उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम हम नहीं कायम कर सके हैं। आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? देखिए जी, मैं बात करता हूं कि पानी को डेमोक्रेटाइज होना चाहिए। यानी अब हम एक जमहूरी मुल्क हैं और पूरी दुनिया जो है वो जमहूरियत की तरफ जा रही है, और लेकिन हम बदकिस्मती से अभी भी उस कॉलोनियल माइंडसेट में चल रहे हैं, और कॉलोनियल माइंडसेट के बाद हमने डिक्टेटर्स वाला माइंडसेट अपनाया है। आप जरा अपने इन इदारों के नामों पे गौर करें। वापडा, वाटर एंड पावर अथॉरिटी, इरसा, इरिगेशन अथॉरिटी, सीडा, इरिगेशन ड्रेनेज अथॉरिटी, पीडा अथॉरिटी, ये इतनी सारी हमने अथॉरिटियां बना दी हैं। अथॉरिटी जो है ना, जब आपका अथॉरिटी वाला माइंडसेट होता है तो आप डिक्टेटर बनते हैं। ये अथॉरिटी बनाना कि जी मैं अथॉरिटी बन गया हूं और मेरे नीचे अब जो भी है वो मेरे नीचे है और अथॉरिटी मैं हूं, तो ये यहां पे डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है और डिक्टेटरशिप आ जाती है। अब जरूरी नहीं है कि डिक्टेटरशिप कोई वर्दी वाला बंदूक लेके आएगा। ये हर बंदा यहाँ पे डिक्टेटर बना हुआ है, हर सियासतदान यहाँ पे डिक्टेटर बना हुआ है, हर वडेरा यहाँ पे डिक्टेटर बना हुआ है, क्योंकि ये सिस्टम बनाया ही अथॉरिटी के तहत किया था। इसके ऊपर कॉलोनियल अथॉरिटी थी, कॉलोनियल अथॉरिटी के बाद हमारी जो है वो गैर जमहूरी अथॉरिटीज आ गई और उन्होंने अथॉरिटियों पे अथॉरिटियां क्रिएट कर दी। आज भी हम अथॉरिटियां क्रिएट करने के लिए बड़े तेज हैं। जब तक ये अथॉरिटी वाला माइंडसेट हमारा चेंज नहीं होगा ना, हमारा कभी भी कोई सिस्टम सीधा नहीं होगा। अब हमें डेमोक्रेसी की तरफ आना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों को, हर उस फार्मर को जितना पानी चाहिए, जिस वक्त चाहिए, उसको मिल जाए, और उसके और पानी के सोर्स के दरमियान में कोई ऐसी अथॉरिटेटिव बॉडी ना हो जो उसको कहे कि जी मैं कहूंगा तो तुम्हें पानी मिलेगा, मेरी इजाजत से कैनाल चलेगी और मेरी इजाजत से कैनाल बंद होगी।
ये अथॉरिटियां आपने खत्म करनी है। और ये मॉडल, मैं कोई मतलब है कि ऐसी वो आफाकी बात नहीं कर रहा हूं कि जो मुमकिन नहीं है, दुनिया में कहीं पे इस तरह की अथॉरिटीज नहीं है, ये सिर्फ हमारे इधर है। और हम इतने इन अथॉरिटीज के बीच में उलझ के रह गए हुए हैं कि हमारे ख्याल में इन चीजों के बगैर कोई चीज चल ही नहीं सकती। बाबा बाहर निकल के देखें बाकी दुनिया किस तरह से जो है ना अपने वाटर को मैनेज कर रही है। बात वही है कि आपने साइंस को और डेमोक्रेसी को साथ लेके चलना है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपने फार्मर से लेके तो एनवायरमेंटलिस्ट तक, सोशल साइंटिस्ट से लेके इकोनॉमिस्ट तक सबको ऑन बोर्ड करना है और सबने मिलके एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाना है जो आपके पूरे मुल्क के निजाम को ऑप्टिमाइज करे। तो फिर आपकी जो है ना वो चीजें बनेंगी। बात वही आ जाती है कि मतलब है कि पॉलिसियों पे पॉलिसियां बन रही हैं और उसके ऊपर अथॉरिटियों पे अथॉरिटियां बन रही हैं, लेकिन बैक एंड के ऊपर वही कॉलोनियल मॉडल, वही डिक्टेटरशिप और वही है कि जनाब पानी का कंट्रोल मेरे पास है, मैं खोलूंगा पानी तो तुम्हें टूटी में से पानी मिलेगा, मैं बंद कर दूंगा तुम मेरे तरले करते रहोगे। और इस चीज का फायदा आपके पॉलिटिशियंस भी उठा रहे हैं, आपके सो कॉल्ड अथॉरिटेटिव जो आपकी बॉडीज हैं उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी उठा रहे हैं। और इस निजाम की वजह से पूरे मुल्क में और पूरे इरिगेशन के निजाम में करप्शन को फरोग मिल रहा है और हकदार को उसका हक नहीं मिल रहा। जी हसन अब्बास साहब, आपने बात की कि दुनिया में बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, पानी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। आप रिसर्च भी करते हैं, सारी दुनिया का जो वाटर मैनेजमेंट है आपकी उस पर नजर है। ये बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त अगर इस मामले को ठीक भी करना चाहिए तो इनको फिर क्या करना चाहिए? ये जो इतना फैलाया हुआ है नेटवर्क अथॉरिटीज का, बाहर तो ऐसे होता है एक मिनिस्ट्री वाटर की होती है या एक इदारा होता है वही मैनेज करता है। क्या हम अगर ज्यादा इदारे बनाते हैं और काम कुछ नहीं होता, इसको महदूद करके एक ही इदारे को दिए जाए इसकी मैनेजमेंट, तो क्या समझते हैं कुछ बेहतरी आ सकती है? देखिए, इदारा बनाना बाद की बात है। आपने सबसे पहले एक मास्टर प्लान सोचना है जो कि साइंस और सोशियोलॉजी और एनवायरनमेंट तीनों चीजों को हार्मोनाइज करता हो। वो मास्टर प्लान जो है, उस मास्टर प्लान को बनाने के बाद आपने देखना है कि आपने उस मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट कैसे करना है और फिर आप इदारे की बात सोचेंगे। यानी आप इदारा पहले बना दें और आपको पता ना हो कि आपने एक्चुअली करना क्या है, तो फिर ऐसे नहीं हो सकता। मेरी ये सजेशन है कि गवर्नमेंट को प्रपोजल इनवाइट करने चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर को प्रपोजल इनवाइट करने चाहिए कि जी हम अपने निजाम को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। उसमें आप मतलब है कि ओपन टेंडर करें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए, उसमें आप पाकिस्तानियों को भी इन्वॉल्व करें, कंसोर्शियम्स को भी इन्वॉल्व करें, आप बाहर के जो हैं बिजनेसेस आप उनको भी इन्वाइट करें और वो अपनी अपनी जो है सिफारिशात पेश करें कि जी इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो सकती है। और उसमें जो मोटी मोटी चीजें मैं मेरी तरफ से जो मैं सजेस्ट करता हूं वो ये है कि आपके पास इस वक्त जो सबसे बड़ा जो आपका इस वक्त पानी का सरमाया है वो आपके दरिया के नीचे पाया जाने वाला पानी है। यानी एक वो ज़ेरे ज़मीन पानी है ना जो आपके खेत के नीचे है, जो आपके शहरों के नीचे है, एक ज़ेरे ज़मीन पानी है जो दरिया की तह के नीचे है। ये वो पानी है जो आपका सबसे बड़ा सरमाया है। और एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक आपके पास तकरीबन 500 मिलियन एकड़ फुट पानी दरिया के नीचे पाया जाता है जो कि साफ है, क्योंकि जो दरिया से हट के पानी है ना जो खेतों के नीचे है, शहरों के नीचे है, वो आलूदा हो चुका है या उसके बीच में जो है वो सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, वो खारा पानी भी है, आलूदा नहीं हुआ तो खारा है। बहुत कम जगहों पे आपको साफ और मीठा पानी मिलता है, लेकिन दरिया के नीचे ऐसा नहीं है। उस पानी को कहते हैं रिवराइन एक्विफर। वो आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है और जब दरिया चलता है आप उसमें से जितना मर्जी पानी निकाल दें, क्योंकि उसके ऊपर दरिया चल रहा है तो वो पानी जो है वो खुद ब खुद रिचार्ज होता जाता है। उसके लिए आपको कोई आर्टिफिशियल रिचार्ज की जरूरत नहीं है। ये मेरा एक सजेशन है कि अगर इस चीज को आप अपनी पॉलिसी में लेके आए, दरिया के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नाजरीन, हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाजिर थी।
नाजरीन वेलकम बैक। हसन साहब ये बताएं कि आपने बहुत ही अच्छी बात की है, जो जिक्र नहीं होता जिसका, कि दरिया के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको यूटिलाइज करें, तो हम उसकी यूटिलाइजेशन पाकिस्तान में किस तरह कर सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो जिस तरह से अभी आपका एक फार्मर है वो ट्यूबवेल के साथ पानी निकालता है और फिर उसके बाद में वो उसको अपने खेत में या तो फ्लड इरिगेशन करता है, या कुछ अच्छे फार्मर हैं वो उन्होंने बेहतर सिस्टम लगाए हुए हैं। लेकिन इस दरिया से जब आप पानी निकालेंगे ना, तो इसको जहां पे आपकी नहरें और बैराज है ना, वहां पे आपके बनेंगे वेल फील्ड्स। यानी अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। ये वेल फील्ड्स बनते हैं जिसमें 100, 150, 200, 250, 1000 जो है ना ट्यूबवेल लगे होते हैं, जो अपने खास पैटर्न के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से एक कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के तहत ये चलते हैं। और ये जो दरिया का बेड है उसके बीच में ये फैल के लगे होते हैं, मसलन 10, 20, 25, 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक खास पैटर्न के साथ वो लगे होंगे। और जो फार्मर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये ट्यूबवेल्स जो है वो पंप करेंगे पानी को। अब क्योंकि पानी जो है वो आप इस चीज पे अब डिपेंडेंट नहीं है कि दरिया में पानी आएगा तो आप नहरों में छोड़ेंगे, बर्फ पिघलेगी तो आप नहरों में पानी छोड़ेंगे, मॉनसून की बारिशें होंगी तो आप नहरों में पानी छोड़ेंगे। ये 500 मिलियन एकड़ फुट पानी आपके दरिया के नीचे पड़ा हुआ है, आप इसको इस्तेमाल जब चाहें जितना चाहें कर सकते हैं। तो इसको आप पाइप्स के साथ कनेक्ट करेंगे अपने फार्मर्स के फार्म्स के साथ, यानी फार्म गेट तक आप इसको पाइप में लेके आएंगे। अब वो पाइप में लेके आने का भी बीच में जो वो सिस्टम है जिसके बीच में आपके ओवर टैंक्स भी बनते हैं, ग्राउंड रिजर्वायर्स भी बनते हैं, इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन भी बनते हैं। वो सारी टेक्नोलॉजी दुनिया में बड़ी जगहों के ऊपर अवेलेबल है, उसके मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। अच्छा, अल्टीमेटली जो जी जी ये टेक्निकल मामला है। क्या अब जी हम जो अंडरग्राउंड दरिया सिंध का वाटर है, अगर हम वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर यूटिलाइज करेंगे तो लामाला वो दरिया का जो पानी है तो वो अंडरग्राउंड चला जाएगा, वो दरिया का जो पानी है वो यूटिलाइज तो होगा। देखिए, अभी आप पानी बाहर निकाल रहे हैं, दरिया के जो ऊपर पानी चल रहा है ना, आप उसको बैराज बना के बाहर निकाल लेते हैं। और कितना आप निकाल रहे हैं? दरिया में तकरीबन जो है वो 145 मिलियन एकड़ फुट पानी कुदरत की तरफ से आता है और आप 100 बाहर निकाल लेते हैं। अगर आप इस सिस्टम के ऊपर आ जाएं तो आपने टोटल अपने खेतों के लिए 25 से 30 बाहर निकालना है, बाकी दरिया में चलता रहेगा और वही इसको रिचार्ज भी करता रहेगा। तो ये तो जिधर आप अभी 100 निकाल रहे हैं उधर से आपका 20 से 25 निकलेगा। अच्छा, और आपकी पैदावार भी ठीक रहेगी, बेहतर होगी पहले से, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी भी नहीं होगी। आप जो ये बात बता रहे हैं, पाकिस्तान में इस पे कभी बहस नहीं हुई है, तो क्या अगर हम इस तरह ये पानी यूटिलाइज करें तो इंडस डेल्टा को फायदा हो सकता है, जरी जमीन भी सैराब हो सकती है और इंडस डेल्टा में पानी जा सकता है? देखिए, इंडस डेल्टा में जो बहुत बड़ी एक चीज है जिसको कोई पॉलिसी मेकर मैंने अभी तक क्लियरली ये बात कहते हुए नहीं सुना, ये बात करते हैं कि इंडस डेल्टा में पानी जाना चाहिए, यहां तक वो बात ठीक करते हैं। लेकिन डेल्टा की रिक्वायरमेंट सिर्फ पानी नहीं है, पानी के साथ रेत और मिट्टी भी है जिसको सिल्ट कहते हैं। और आपकी जो सिल्ट है वो या तो डैम्स में बैठ जाती है, या बैराजेस के पीछे बैठ जाती है, या पानी के साथ नहरों में निकल जाती है। तो डेल्टा पे अगर आप पानी पहुंचा भी देते हैं तो उसमें सिल्ट नहीं होता। अगर आप इस सिस्टम पे आ जाते हैं तो क्योंकि दरिया के बहाव में कोई फर्क नहीं आएगा, दरिया के बहाव को आप चलने दे रहे हैं, तो उसमें सिल्ट और रेत भी आएगी और आपके डेल्टा को उससे बेपनाह फायदा होगा। ठीक है, हम असलम मरी साहब की तरफ जाते हैं। असलम साहब, ये बताएं कि रीजन वाइज क्या पोजीशन है, वहाँ पे कौन कौन फसल उगाए जा रहे हैं और वहाँ कहाँ पे कितना % पानी की कमी है, और आबादगार मुख्तलिफ रीजन से आपको जो इनपुट देते हैं तो उनकी क्या दुआई है इस हवाले से? देखें जी, सखर बैराज पे जो पानी दिया गया था अप्रैल के महीने पे काटन के काश्त के लिए, तो काटन का काश्त तो मुकम्मल हो चुका है, अप्रैल का महीना भी गुजर चुका है, मई का भी महीना गुजर रहा है। अभी इस वक्त सखर बैराज से निकलने वाली लेफ्ट बैंक पे जो नहर है, रोड़ी है, नारा है, खैरपुर ईस्ट और वेस्ट है, वहां पे काटन की जो फसल है वो अभी पिकिंग के टाइम पर आ रहा है। तो इस हिसाब से सखर बैराज पे अगर इन कैनाल्स पे
पानी की शॉर्टेज कर रहे हैं या दे रहे हैं, पानी शॉर्ट आ रहा है, तो वो फसल मुतासिर हो रहा है। और उसके अलावा रोहड़ी कैनाल पे इस वक्त आम का जो बाग है वो पककर तैयार हो चुका है और उसमें फ्रूटिंग का अमल जो है बिल्कुल तैयारी के मराहिल पे है। अगर आम के बागात को इस वक्त अगर पानी नहीं मिलेगा तो फ्रूटिंग का बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो इस हिसाब से वहां पे केले की फसल, केले के भी फसल है, मिर्च की फसल है और काफी सब्जी आते हैं। और उसके अलावा जाते हैं सखर के राइट बैंक पे, वहां पे राइस कैनाल है या दूसरे कैनाल्स हैं, खीरथर है, उस कैनाल, उन कैनाल्स में पानी दिया जाता है राइस के लिए। तो राइस के लिए भी पानी अभी तक अवेलेबिलिटी नहीं है। कोटड़ी बैराज पे काश्तकार जो है वो शिकायत कर रहे हैं, खास तौर पर अक्रमवा के जो काश्तकार है, जो पेरिनल कैनाल है, वहां पे गन्ने की फसल है, कॉटन का फसल जो काश्त किया है वो भी सूख रहे हैं और उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा। ना सिर्फ ये फसलों के लिए बल्कि पीने का जो पानी है उसका भी एक अहम जरिया होता है कोटड़ी बैराज के। खास तौर पर बदीन का जो डिस्ट्रिक्ट है, सजावल का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो है अंडरग्राउंड जो पानी है वो भी खा रहा है ज्यादा। और उसके अलावा नारा कैनाल के टेल पे, जहां पे जमड़ाऊ कैनाल जाता है, मीरपुर खास का भी इलाका है, झुड्डू है, डिगड़ी है, जेम्साबाद है, ये जो इलाके हैं वहां पे भी जो है अंडरग्राउंड जो पानी है वो भी बहुत ज्यादा खा रहा है। वहां पे भी पीने के लिए बहुत ज्यादा जो है ये पानी इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रोहड़ी कैनाल का जो टेल है वो भी टंडो मोहम्मद खान और बदीन की तरफ जाता है, वहां पे भी जो है इस वक्त जो है बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। कल काश्तकारों और जो इरिगेशन इंतजामिया में बहुत सारा झड़पें देखी गई टंडोलियार के करीब, वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, पीने के लिए उनको पानी नहीं मिल रहा, 21वें दिन भी पानी नहीं मिल रहा। रोटेशन का अमल, वाटर कोर्सेज जितने भी हैं वो ज्यादातर 90% जो है वो टेम्पर्ड है। पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाल जो है अभी इस वक्त सिस्टम में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हाल है। कैनाल्स में पानी उठाने की सलाहियत नहीं रही है, वहां पे सिल्ट आ चुका है। और पानी का जो निजाम है, मैं आपको बताऊं, चौकीदार जो होते हैं, रेगुलेटर जो रेगुलेशन करते हैं वो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं। जो टंडेल होता है ये आम किस्म का बेलदार या जो दारोगा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंजीनियर्स या चीफ इंजीनियर्स या उसके अलावा जो ऑफिसर सबका है उनको पता ही नहीं होता इस मामले पे। आप ये बताएं कि मरी साहब हसन साहब की तरफ जाते हैं। हसन साहब ये बताएं कि जिक्र अंडरग्राउंड वाटर का हमने किया है, आबादगार बोर्ड के रहनुमा भी ये कह रहे हैं कि सिंध का अक्सरियती जो इलाका है वहां पे पानी जो है वो खारा है, बेकार पानी है, वो पीने के काबिल नहीं है, ना ही वो फसलों को देने के लिए पानी काबिल है। तो अंडरग्राउंड वाटर हमने पाकिस्तान में क्यों तबाह किया है, खास तौर पे सिंध में ये बड़ा मसला है। देखिए जी, ये अंडरग्राउंड वाटर की जो तबाहकारियां हैं ना, इनकी जो दास्तान है वो पिछले तकरीबन 170 साल पे मुहित है। और ख़ास तौर से ये जो तबाहकारियां हुई हैं आपकी, ये 1950 के बाद जो इंडिया और पाकिस्तान ने मिल के दरिया सिंध के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उसके बाद से ये जो ग्राउंड वाटर की तबाही है इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। यानी आपने एक शुरू में वो लिलियंथल साहब थे, अमेरिका से तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने इधर एक सबक पढ़ाया हिंदुस्तान पाकिस्तान को, और वो हमने बच्चों की तरह रट लिया सबक, और हम अब उस सबक से जो ना हटते नहीं है। लिलियंथल साहब ने फरमाया कि अगर पानी समुद्र में गिर गया तो वो ज़ाया हो जाएगा, और अगर दरिया में चल रहा है तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। लिहाजा इतने ज्यादा स्ट्रक्चर बनाओ कि दरिया में पानी को चलने का मौका ना मिले और समुद्र तक ना पहुंचे। हम दोनों ने ये बात मान ली, हिंदुस्तान ने भी, पाकिस्तान ने भी। अब मुझे आप एक बात बताएं कि जब एक सिस्टम के बीच में पानी कुदरत लेके आ रही है और आपने उसके निकलने का रास्ता बंद कर दिया है, तो हर गुजरने वाले साल के बाद कुदरत ने तो पानी डाला ना सिस्टम में, आपने निकलने नहीं दिया। जब नहीं निकलने दिया तो वो आपके एनवायरमेंट में रह गया। शुरू में तो वो जमीन में जज़ब होता रहा, तो जमीन में जगह थी पानी की, लेकिन अब वो जगह भर गई है। अब वो जगह जो है वो नीचे जो है आपके कुदरती तौर पे खारा पानी था, वो पहले पानी जमीन में गया है, जमीन में जाने का वो खारे पानी के साथ मिला है। उसको ट्यूबवेल फार्मर ने लगाए हैं, सरकारी तौर पे भी लगे हैं ट्यूबवेल, स्कार्फ के भी ट्यूबवेल लगे हैं। उन्होंने उस पानी को खींच के बाहर निकालने की कोशिश की है, तो पानी निकला है तो साथ नीचे से खारा पानी ऊपर आ गया, जिसकी वजह से इस वक्त आपका जो पूरा खिता है इंडस बेसन का, जिसमें सबसे ज्यादा ये मसला जो सिंध में है, क्योंकि सिंध डाउनस्ट्रीम है, यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई है, और वाटर लॉगिंग के साथ सैलिनिटी हो गई है। ये जो आपका दरिया सिंध था, ये हर साल तकरीबन 50 मिलियन टन जो सॉल्ट्स है ना, वो लैंडस्केप से उठाता था और समुद्र में फेंकता था।
ठीक है, असां ईंदड़ शो में कंहिं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह।